हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं और हम लोगों ने लगभग अभी तक 11 प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिया है और साथ ही लगभग 150 या 170 प्रश्नों को हमने हल किया है जो भी महत्वपूर्ण है। हम लोग इस सीरीज में उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स को महत्व दे रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, बहुत से आजकल चैनल है यूट्यूब पे जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीरीज के नाम पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं जिनके उत्तर उन्हें भी पता है और वो ईज़िली आपको वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल काम नहीं आते। मैंने भी लास्ट ईयर पेपर दिए तो इतने सारे मैंने लगभग 20-25 घंटे का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन क्लासेज किए, बट किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। होता क्या है कि लोग प्रैक्टिस सीरीज चलाते हैं बट उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, कौन सी क्वांटिटी उसको प्रोवाइड कराना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसके कारण बच्चे उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं जिसके कारण उनका रिज़ल्ट नहीं हो पाता। आपको कुछ नहीं करना, बस समझना है कॉन्सेप्ट को कि क्वेश्चंस डिमांड क्या कर रहा है और मेरा प्रयास यही है कि जो भी मैं प्रश्न हल कराऊँ उसमें जो ऑप्शंस हो उसको भी मैं क्लियर करते चलूँ कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जिससे आपके एक साथ कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में वो कहीं से कोई प्रश्न पूछे वो आप ईज़िली हल कर सको। मैं आने वाले दिनों में जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एग्ज़ाम के, चाहे वो ईवीएस के एनसीईआरटीज़ के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, अवस्थाएँ जो भी हैं, पूर्व अवस्थाएँ, बाल अवस्था है, शैशवावस्था, जो भी है, जितने सिद्धांत है, इवन मैथ के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब लाने के लिए मैं ला सकता हूँ 3 घंटे 4 घंटे का प्रॉपर एक टॉपिक्स का लेक्चर, बट उससे बेनिफिट्स नहीं होते। और मैं मानता हूँ कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप कम समय में कितने अच्छे तरीके से आउटपुट ला सकते हो ये ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको कम समय में अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छा क्वांटिटी मिले, जिससे आपको बार बार रिवीजन करने में आसानी हो और आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं हो। आप क्या कर सकते हो, इस सीरीज के साथ साथ आप कोई बुक पढ़ सकते हो। ईवीएस का एनसीईआरटीज़ का बुक पढ़ लो जिससे कॉन्सेप्ट को समझ में, या कोई अच्छी पब्लिकेशंस का बुक पढ़ सकते हो। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो आप सिर्फ लेक्चर सुनो कि मैं बता क्या रहा हूँ और इसका इस क्वेश्चन से क्या डिमांड था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सुनो कि क्या क्वेश्चंस का डिमांड है और ऑप्शन कौन कौन से। आप अगर इस खेल को समझ गए तो आपके लिए एग्ज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है। आप ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये 12वां प्रैक्टिस सीरीज का वीडियोज़ है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हम लोग अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। केंद्रीकरण का मतलब है कि किसी जब हम शिक्षण देते हैं या जब हम पढ़ाते हैं तो उस क्रम में केंद्र में किस चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। दूसरा है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण। क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ संरक्षण संबंधी समस्या है, यानी जो बच्चे के द्वारा जो संरक्षण क्रियाएं जो उनको संरक्षण देती है उसके संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसके समाधान हेतु यानी समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधार, यानी जो हम उसका समाधान निकालेंगे उनके समस्याओं को, वो तर्क यानी लॉजिक का क्या आधारभूत पहलू हो सकता है, ठीक है। तो पहला हमने देखा केंद्रीकरण, दूसरा क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, यानी क्षतिपूर्ति और उसका वर्गीकरण डिवाइड कर कर। तीसरा है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, यानी डिसेंट्रलाइज, जो भी उसकी समस्या है उसको अलग अलग विखंडित करके। चौथा है सकर्मक अनुवाद एवं क्रमबद्धता, यानी एक क्रिया के बाद एक एक करके समझाना, ठीक है। तो जीन पियाजे के जो आप सिद्धांत जानते हो वो डिसेंट्रलाइज पे बात करता है। आप कितने उसको खंड यानी कितने उसको आसानी से समझाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप मान लो इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझाने के लिए आप कितने, जैसे अगर आप मान लो ट्रांसलेशन सीख रहे हो तो आप जैसे राम आम खाता है, अगर आपको बेसिक्स आपको सिखाने हैं राम आम खाता है
तो इसको हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट अगर हम ट्रांसलेट करते हैं कि राम ईट्स अ मैंगो, तो हो सकता है उसे समझ में नहीं आए। तो हो सकता है पहले हम इसको तोड़ेंगे, यानी पहले राम सिखाएंगे, देखो बेटा ये राम है, फिर राम जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ एस का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम इट्स लगाएंगे। और फिर आम है तो आम का इंग्लिश मैंगो होता है। तो ये क्या हुआ कि सिखाने के क्रम में हम चीज़ों को तोड़ रहे हैं। और आपको भी पता है कि अगर हम चीज़ों को तोड़ तोड़ कर अगर पढ़ते हैं, यानी एक एक करके पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो जीन पियाजे जो है वो विकेंद्रीकरण की बात करता है, वो प्रतिवर्तीयता का बात करता है, ठीक है। किसी बच्चों को समझाने के लिए जो समस्याएं हैं उनको कैसे विभिन्न माध्यमों से उसको समझाया जा सके। तो पहला का उत्तर होगा 3। दूसरा प्रश्न है, एक 5 वर्षीय बच्चे की इस बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। यानी एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसको 16 फूल के चित्र अलग अलग दिखाए जाते हैं, जिसमें 4 लाल कलर के हैं और 12 नीले कलर के हैं। अब ये प्रश्न पूछना है कि जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या कुल फूल अधिक है, यानी नीले फूल जो है वो ज़्यादा है या टोटल जो 16 फूल है वो ज़्यादा है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है, यानी नीले फूल जो है वो सब में ज़्यादा है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया, यानी जो बच्चा है वो कौन सी चीज़ अभी हासिल नहीं कर पाया जो वो समझ रहा है या समझने में उसको परेशानी हो रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, यानी क्रम वाइज करना, श्रेणीबद्धता वर्गीकरण, यानी एक एक श्रेणी वाइज, ठीक है, एक एक श्रृंखला में वर्गीकृत करना। तीसरा है सकर्मक अनुमान और चौथा है प्रतिज्ञप्ति चिंतन, यानी चिंतन करना, और तीसरा का था अनुमान लगाना किसी चीज़ के माध्यम से। तो आप प्रश्न में देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो तो जान रहा है कि 16 है फूल, बट उसे इसमें क्या हो रहा है कि कुल फूल अधिक हैं। बच्चे कह रहे हैं नीले फूल अधिक है या कुल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। तो देखो अगर कुल फूल 16 है तो नीले फूल तो अधिक होंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे वो जान रहे हैं कि 12 है और ये 4 है तो 12 ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या है, उसे श्रेणी नहीं पता कि किस श्रेणी में कितने फूल हैं, है ना। तो मैं भी पियाजे का एक पूरा सिद्धांत का ही वीडियोस लाऊंगा, पियाजे हो, कोल्सबर्ग हो, वैगेस्की हो, मेंडूरा, जितने भी हैं हम लोग एक ही वीडियोस में सारे सिद्धांत को हाफ एन आवर या 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा उसमें। तो उसमें हम इसको और विस्तार में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि श्रेणीबद्धता का उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, समायोजन घटित होता है जब, यानी समायोजन है किसी चीज़ में, समायोजन यानी उसको विभिन्न पहलुओं को देखना, उसके विभिन्न पहलुओं के बीच में संबंध स्थापित करने को ही समायोजन कहते हैं, ठीक है। तो होता है जब, तो ये पूछ रहा है क्या है इसका, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। दूसरा है, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तीसरा है, बच्चे अपनी स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। और चौथा है, बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखो समायोजन का अर्थ अभी हमने समझा कि विभिन्न पहलुओं के बीच में आधार बनाना, समायोजन करना, ठीक है। बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। देखो बच्चे जो है वो अपने आधार पे रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण की क्रिया करते हैं, यानी अंतर करते हैं एक दूसरे में। और दूसरा है कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों को और अभिप्राय को समझते हैं। तो समायोजन का अर्थ ही होता है कि विभिन्न घटकों को मिलाकर जो हम क्रिया करते हैं। तो इसमें है कि क्या नई जो चीज़ें हैं उसको अनुभव करके उसमें वो समझने का प्रयास करता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, सॉरी कितना नंबर प्रश्न, 3। राघव एक झाड़ू पर, ये 4 नंबर प्रश्न है, नंबरिंग गलत हो गया है। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। यह क्षमता क्या कहलाती है? यानी राघव है एक झाड़ू पर इस तरीके से, यानी वो
चरने का प्रयास कर रहा है, वो घोड़ा है नहीं, बट वो प्रयास कर रहा है कि झाड़ू है और उसको वो घोड़ा समझ रहा है, ठीक है। तो एक पहला ऑप्शन है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, यानी वो संकेत दे रहा है कि मैं भी घोड़ा की तरफ प्रस्तुत कर रहा हूँ, यानी उस पर दौड़ रहा हूँ, जो घोड़ा की सवारी होता है उसी तरीके से मैं सवारी कर रहा हूँ। दूसरा है आत्म केंद्रीयवाद, यानी खुद को केंद्र में रखकर वो अनुभव कर रहा है कि मैं घोड़ा को चला रहा हूँ, ठीक है, सवारी कर रहा हूँ। तीसरा है संरक्षण, तो इसमें संरक्षण की तो कोई बात ही नहीं, संरक्षण दूसरी चीज़ है, संरक्षण किसी चीज़ की क्रिया करना, उसको संरक्षित करना भविष्य के लिए, तो ये तो होगा नहीं। चौथा है क्रमबद्धता, क्रमबद्धता यहाँ पे मिल ही नहीं सकता है। क्रमबद्धता तो किसी चीज़ को क्रम के अनुरूप जो चीज़ें हम करते हैं। तो आपके पास 3 और 4 ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, आपके पास बच गए 1 और 2। हो सकता है बहुत लोग इसमें आत्म केंद्रीयवाद की तरफ भी गए होंगे। इसका रीज़न ये है कि वो खुद से चाह रहा है और खुद से वो अनुभव के आधार पे उस चीज़ों को कर रहा है। लेकिन आप देखो किसके लिए कर रहा है, वो खुद के लिए तो कर रहा है, लेकिन किसको आधार बना रहा है, वो घोड़े को आधार बना रहा है और वो संकेत दे रहा है कि उसके तरह ही मैं वो क्रियाएं कर रहा हूँ जो घोड़े पे सवार होकर किया जाता है। तो आप इन प्रश्नों में कंफ्यूज हो सकते हो, इसका रीज़न्स भी है कि ये जो प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा हुआ है, और अगर आप डायरेक्ट अगर उसका उत्तर दोगे तो डेफिनेटली बहुत से लोग दूसरे ऑप्शंस के साथ जाएंगे। लेकिन जब आप उसको देखो कि यहाँ पे जो बच्चा है और घोड़ा, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं है, दोनों डिफर है, वो उसके चीज़ों को अनुभव के आधार पर वो सांकेतिक चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास कि किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असमक्ष होते हैं। यानी बच्चे हैं वो, उनका कौन सा उम्र होता है, कौन से चरण जो हम लोग अभी अवस्था की बात कर रहे थे, उसमें वो खेल संबंधी विचार साझा करते हैं। समझ, जो उनकी समझ है वो संकेतों के माध्यम से चित्रण करते हैं, कि बताते हैं कि हाथ से बताना, लिख कर बताना या पिक्टोरियल्स का सहारा लेना, और सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में, यानी ये जो क्रियाएं कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कर रहे हैं वो क्या सही है क्या गलत है, उसको फिर आने वाले दिनों में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला है कि संवेदी पेशीय अवस्था है ये, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा है संक्रियात्मक अवस्था है। तो आप जब पढ़ोगे पियाजे का सिद्धांत तो उसमें संज्ञानात्मक जो विकास है, ये जो अवधारणा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी अभी वो चीज़ों को सीख रहा है, वो अभी सीखा नहीं कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सक्षम है, कौन सी चीज़ें आने वाले दिनों में कारगर हैं, लेकिन वो चीज़ें करना जान रहा है। वो आने वाले दिनों की चिंता नहीं उसे, लेकिन वो अभी वर्तमान में वो चीज़ें कर रहा है, संकेतों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से वो कर रहा है, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पता। तो अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, और जब वो चीज़ें जान लेगा, वो सक्षम हो जाएगा कि कौन चीज़ें क्या है, वो किस तरीके से कार्य करती है, तो वो संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। यानी एक लंबे मगर एक चौड़ी गिलास है, लंबा है लेकिन वो ज़्यादा चौड़ा नहीं, छोटी गिलास है, उसमें नींबू के पानी की ओर इशारा करते हुए सारा जो है अपनी बहन को चिढ़ाती है कि देखो ऐसे है वैसे, चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। यानी वो कहती है कि देखो तुमको कम नींबू दिया है, मुझे ज़्यादा नींबू पानी दिया है, ठीक है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उस गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है, और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या संदर्भित करती है, यानी जो प्रश्न का अभिप्राय है, सारा जो है वो सारा समझ रही कि उसके पास ज़्यादा नींबू के पानी अपनी बहन की तुलना में, लेकिन जो उसकी बहन है वो उन क्रियाओं को देखिए कि उनके जो फादर है, उनके जो पिता हैं, वो दोनों में बराबर डाले हैं, बट सारा को ऐसा लग रहा है कि वो उसके गिलास में ज़्यादा है, इसलिए सारा की बहन उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। इस जो प्रश्न इसका सार यही है। तो क्या प्रदर्शित कर रही, पहला केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब है सेंट्रलाइज वे में, यानी वो जान रही कि यही चीज़ें क्रिया किया गया है
तो मैं क्यों प्रतिक्रिया देकर अपना एक जो एक्सप्रेशन है उसको ख़राब करूँ, मैं क्यों अपने अनुभवों को ख़राब करूँ, ठीक है। दूसरा है वर्ग समावेशन, यानी वर्ग समावेशन करना, समावेशित करना। तीसरा है क्रमबद्धता, अभी हमने देखा। चौथा है जीववाद। देखो क्रमबद्धता और जीववाद तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की बात ही नहीं हो रही। दूसरा है वर्ग समावेशन। वर्ग समावेशन की यहाँ बात नहीं हो रही है। वर्ग समावेशन जब होता जब एक कक्षा में बात होती। यहाँ पे बात हो रही है दो बहनों के बीच में, और उसके फादर जो क्रिया वो देखती है उसकी बहन सारा की, तो उस पर बात हो रही। तो यहाँ पे जो जो बात हो रही है केंद्रीकरण की बात हो रही है कि सारा सारी चीज़ें जानती है, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं देती है। सारा की बहन, सॉरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि बालक चीज़ें समझता है और उसे अभी सीखता है, लेकिन उस पूरी समझ नहीं है, अभी उस सीखने के क्रम में। तो अभी हमने देखा पूर्व संक्रियात्मक काल, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक काल। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्षीय बालक सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी के एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है। अभी हमने पढ़ा केंद्रीकरण, जो अभी हमने लास्ट देखा, तो केंद्रीकरण में हमने देखा कि जो चीज़ें वो जानती है, और इसमें ये पानी के दूसरे बर्तन में पलटा गया, यानी ये नहीं जानती। यहाँ पे कमी के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ केंद्रीकरण था, तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता की योग्यता, सोपान क्रमिक, ये तो होगा ही नहीं। पहला दूसरा तो ऐसे ही नहीं होगा। तीसरा अकेंद्रीयता, बिल्कुल यही होगा। अनुपातिक तर्क की योग्यता, यानी अनुपात में किसी चीज़ को तर्क लगाना, तो ये क्वेश्चन में डिमांड ही नहीं है। अब हमेशा क्वेश्चन बनाने में मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि आप ये चीज़ ध्यान रखें कि प्रश्न की डिमांड क्या है। आप फ्लो में नहीं बहना कि प्रश्न क्या है, ऑप्शंस क्या है, मेरे हिसाब से आपके विचार वहाँ काम नहीं आएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके वहाँ पे कुछ काम नहीं आने वाले, ठीक है। तो प्रश्न की डिमांड को आप समझेंगे और उसके अनुरूप ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि कैसे चीज़ें रिपीटेड है, बस वर्ड बदल दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो अभिप्राय है, जो मीनिंग्स है, वो एक ही समान है। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि 90 to 100 मार्क्स ईजिली यहाँ से कवर अप हो जाने चाहिए। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम का डिमांड है और पिछले 10 सालों में ट्रेंड रहा है कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ कहाँ से रहे। अभी तक हमने जितने प्रश्न किए हैं सिर्फ वही प्रश्नों को हमने शामिल किया जिसकी आने की संभावना है और जिससे एक नहीं कई सारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं व्यूअर्स बढ़ाने हैं और नहीं कुछ करने, बस जो लोग जुड़े हैं उनकी रिजल्ट हो, यही मैं चाहता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य, यानी जो लक्षण आने लगते हैं, प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। ये क्या में 9वां प्रश्न है। तो हमने अभी ही देखा है कि क्रियाएं करना प्रारंभ करते हैं, बट उन्हें आता नहीं है। वो कर रहे हैं चीज़ों को और वो सीख रहे हैं, अभी सीखने के क्रम में। तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि लाक्षणिक कार्य प्रारंभ किया, सिर्फ वर्ड यहाँ पे प्रारंभ है और उसमें आगे देखो क्या क्या चीज़ें जोड़ दी गई है। तो विकसित किए होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो प्रश्न वही रहते हैं, बस वहाँ पे वो शब्द बदल दिए जाते हैं। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो चीज़ें सीख रहा है, बट उसे अभी सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं, अभी सीखने के क्रम में, पूर्व विकसित अवस्था में, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। तो देखो ये जो प्रश्न का अभिप्राय है कि सीता साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के
तरीकों में बदलाव क्या करना कहलाएगा। यानी जो सीता है वो साइकिल चलाने का उसके पूर्व का अनुभव है, उसके आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में क्या-क्या वो बदलाव लाएगी, कौन-कौन सी चीज़ें करेगी, तो वो क्या कहलाता है प्रश्न पूछ रहा है। पहला है समावेशन, यानी वो जो पूर्व के जो उसके अनुभव है उसको वो समाहित करेगी। दूसरा है संतुलन और साम्य धारणा, यानी वो जो पिछले अनुभव और अभी जो वो अनुभव प्राप्त करेगी वो दोनों के बीच में संतुलन बनाएगी। तीसरा है समायोजन, यानी पूर्व के जो उसके अनुभव है उसको समायोजित करेगी इस नई क्रिया में जिससे उसको ज़्यादा लाभ हो। चौथा है असंतुलन सामधारण, तो ये तो असंतुलन होगा ही नहीं, पहला तो चौथा होगा ही नहीं। बच गए हमारे पास 1, 2, 3। देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शंस है समावेशन, यानी जो समाहित करेगी पिछले अनुभवों को, और एक है समायोजन, यानी जो उसको योजना जो पिछले है उसे समाहित करेगी। तो आप जानते हो कि जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो, समावेशन की क्रिया दूसरी हो जाएगी और समायोजन मतलब पिछली योजनाओं को उसमें शामिल करेगी और वो गलतियां नहीं करेगी जो वो उसने साइकिल चलाने के क्रम में किया था। और समावेशन है कि पूरी की तरह जो उसकी पिछली क्रियाएं थी उसी को पूरी तरीके से वो समाहित कर देगी जो अब स्कूटर चलाएगी। तो हो सकता है कि उसने जो गलतियाँ की तो फिर से गलतियाँ दोहराने की चांसेज हो, है ना। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा समायोजन। अब बिल्कुल भी प्रश्न में इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि समावेशन होगा कि उसी के अकॉर्डिंग समावेशित करना है, लेकिन आप जानते हो कि हम पिछले अनुभवों के आधार पर नई जो क्रियाएं करते हैं उसको शामिल करते हैं, इससे कि हमारे जो नए अनुभव हो उसमें जो त्रुटियां हैं वो कम हो। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा समायोजन। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। यानी जो पियाजे का सिद्धांत है वो रचनावादी, यानी जो रचनात्मक चीज़ें करते हैं, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। बच्चे बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, यानी बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे रचना की बात हो रही है तो आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट ईजिली कर सकते हो। दूसरा, बड़ों द्वारा की गई व्याख्याओं से सीखते हैं। फिर वही बात है, यहाँ पे रचना की बात हो रही है तो बड़ों से व्याख्या की क्या सीखेंगे, वो रचना का मतलब है कि भिन्न भिन्न क्रियाएं करेंगे ना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ है कि सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी, यानी जो रचनात्मक चीज़ें होगी बच्चे उसको कक्षा में किस तरीके से सीखेंगे, तो तीसरा भी नहीं होगा। अब हमारे पास बच के चौथा, स्वतः स्फूर्त गतियों से। हाँ बिल्कुल, वो सेल्फ रिकॉग्नाइज जो करेंगे, जो सेल्फ चीज़ें करेंगे उससे वो ज़्यादा सीख सकेंगे, जिससे क्या होगा उन्हें नई जो चीज़ें हैं उनको करने में उन्हें रचनात्मकता बढ़ेगी और उनसे उनमें रेगुलरिटी मेंटेन होगी, डिसिप्लिन मेंटेन होगा आने वाले दिनों में कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हमेशा आप देखेंगे सेल्फ केंद्रित, हमेशा आप देखेंगे बाल केंद्रित। तो ये क्या चीज़ें, ये प्रारंभिक और मध्य का माध्यमिक विद्यालयों में ये शुरुआती जो चीज़ें इसी को शामिल ही किया गया कि आप उसे आज़ादी दें, आप उसे उनकी मन मुताबिक क्रियाएं करने की आज़ादी दें, उनको रचनात्मक कौशल विकास करें। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। हमने अभी पिछले देखा कि क्रमबद्धता क्या होता है। इसका ऑप्शन है, वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। दूसरा, दूसरों को परिपक्ष लेने की क्षमता। पहला का हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि वस्तुओं का एक आयाम, यानी जो एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, उसके जैसे मान लो कि लंबाई पर आधारित, यानी कोई लंबाई है, आप मान लो कि कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 5 फुट 5 इंच का है, उसके आधार पर वस्तुओं को एक आयाम देना, ठीक है। दूसरा, दूसरों को परिपक्ष, यानी दूसरों के एग्जाम्पल लेकर। तो देखो ये तो दूसरों के परिपक्ष लेने की क्षमता की कहीं बात ही नहीं होगा, यहाँ पे बात हो रही क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता कभी भी क्षमता के अनुसार नहीं होता है। आप भी जानते हो कि आईक्यू जो होता है लगभग सेम होते हैं, बशर्ते कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट और कुछ मंद बुद्धि के। तो ये दो चीज़ को छोड़कर लगभग 99% लोगों का जो दिमाग है वो एक ही बराबर है। बस उसको जो डाइवर्सिटी मिलती है, जो उसे इन्वायरमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड डेवलप होता है।
होता है। अदरवाइज़ सोचने समझने की जो क्षमता है वो लगभग सभी में सेम होते हैं। हम आईक्यू लेवल पढ़ते भी, और हमने पिछले वीडियोज़ में आईक्यू लेवल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किया है। आप पिछले वीडियोज़ में देखोगे तो आईक्यू लेवल के हर चीज़ को हमने क्लियर कर लिया है, और उससे जो भी प्रश्न आएंगे कि एवरेज क्या होता है, बिलो एवरेज क्या होता है, हाई क्या होता है, तो वो सारी आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हो, उसमें हमने डिटेल में समझा है। बट जनरली जो न्यू रिसर्च है, तो न्यू रिसर्च में बात हो रही है कि सभी के जितने भी हैं यहाँ पे धरती पे जो भी लोग हैं सबके आईक्यू सेम है, ठीक है। बट हमें एग्ज़ाम निकालना है, तो आप आईक्यू वाला भी पिछले वीडियोज़ में देख लेना और उसे अच्छे से समझ लेना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, वस्तुओं को एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। यानी एक एग्जांपल आप ले लो, कोई लंबा है, या आप ले सकते हो एक छोटा है, या ले सकते हो कि कोई रेगुलर है या कोई अनरेगुलर है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो इसी को क्रमबद्धता, ठीक है ना, क्रम के अनुसार। सॉरी, मैंने वो एग्जांपल गलत दे दिया, रेगुलरिटी वाला। वो लंबाई हो, उसके बाद हाइट हो, या फिर हो सकता है मोटाई, जो भी हो, ऐसी चीज़ें जो क्रम में दिया जा सकता है, नंबर्स में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर बच्चे को अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? यानी जीववादी का यहाँ पे अर्थ है मानववादी, ठीक है ना, यानी हम मानव है कि नहीं, इस तरीके की कुछ क्रियाएं आती है मन में। एग्जैक्ट मैं इसका अर्थ अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो गूगल जीववादी कर लेना। और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की संस्थाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी वो परिकल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं कोई चीज़ों को और उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि वो कल्पना कर वो चीज़ें सीख रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या है। तो अब यहाँ का जीववादी दृष्टिकोण होता है, यानी वो अभी मान रहे कि हम भी एक जीव वाले हैं, हम भी एक प्राणी हैं जो सांस लेते हैं, इस जीवन लोक पे हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट अभी कंफर्म नहीं, अभी वो सोच रहे हैं क्या पेड़ हमारे समकक्ष है, क्या जो जीव जंतु है या जानवर है, पादप जो भी है वो हमारे समकक्ष है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो अब देख रहे हो कैसे प्रश्न का वही भाव है, बट प्रश्न थोड़े घुमा दिए, इसमें थोड़े लंबे प्रश्न कर दिए, और इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। और अगर आप इस वीडियो के बाद भी अगर आप प्रश्न को गलत कर रहे हो आने वाले प्रश्नों में या एग्ज़ाम हॉल में, तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हो दोस्त। आप पढ़ाई को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, बस आप टाइम पास कर रहे हो कि मुझे टीचर बनना है, मुझे सीटेट, एसटीएट, बीटेट, यूपीटेट, रीट, जो भी एग्जामिनेशन हो उसे निकालना है। बट आप उसको पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस आप टाइम पास कर रहे हो और आप डेली क्लास जा रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप एक लंबी मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी किताबें आपने जमा कर ली है, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। मैंने क्लासेस भी कराए सीटेट को, उसमें मैंने 3 महीने में लगभग कंप्लीट कोर्स कराए, और मुझे नहीं लगता कि एक कॉपी से ज़्यादा नोट्स भी बने होंगे। इसलिए कि चीज़ें ज़्यादा पढ़नी नहीं है, चीज़ें लगभग 50 से 60 वर्ड का ही सीटेट का एग्जामिनेशन है, और जिसके वो 60 वर्ड पे कमांड है, 50 वर्ड पे, उससे ही सीटेट निकलेगा। आप जान लो 50 से 60 ही गेम है, लेकिन कोचिंग्स का क्या है कि वो आपको ज़बरदस्ती मटेरियल्स दे रहे हैं, लंबे लंबे मोटे मोटे नोट्स दे रहे हैं, और बच्चा परेशान है कि इतना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। उसे एग्जैक्ट पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में कहाँ से पूछे जाता है। मैं ये भी प्रयास करूँगा कि एक बार डिटेल सिलेबस का एक्सप्लेनेशंस करूँ, जो आपको समझ में आए कि सच में एग्ज़ाम क्या है और एग्ज़ाम के बारे में बताया क्या जाता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा अधिगम यानी लर्निंग को सुगम यानी और अच्छा बनाने के लिए, रचनात्मक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला है शिक्षक की गतिशीलता, यानी जो एक टीचर है वो गतिशीलता यानी कोई भी चीज़ें करने में तत्परता दिखाता है, यानी रेगुलरिटी यानी और ज़्यादा उसको अच्छा बनाता है और फास्ट करता है, ठीक है ना। उसको किस चीज़ें करने में ज़्यादा देर नहीं होता, नहीं कि कोई टीचर्स होते हैं जो निरंतर क्लास लेते हैं, वो अपने जो पाठ्यक्रम है उसे कंप्लीट सिलेबस कराने में रहते हैं, तो उस तरीके की बात हो रही। दूसरा है विविध सामग्रियों की प्रावधान, यानी जो मिसलेनियस चीज़ें हैं, जो एक नहीं कई तरीके, उसमें जीके हैं, जीएस है, साइंस है, मैथ्स है, जो भी है उसकी जो सामग्रियाँ हैं, मटेरियल्स, उसकी प्रावधान करते हैं।
तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यानी नई नई अनुभवों को प्रदान करना। चौथा है सकारात्मक, नकारात्मक, पुनर्बलन सुनिश्चित करना, यानी जो सकारात्मक और नकारात्मक जो चीज़ें हैं उसको उस पर पुनर्बलन देना, उसको सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए, तो आपको पता है कि पियाजे के द्वारा जो सुगम बनाने की चीज़ें हैं वो कई चीज़ों जैसे रचनात्मकता करना, रचनात्मक चीज़ें करने की उसको इजाज़त देना, उसको नई नई विधियों को, नई नई क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करना, नई नई कौशलों का विकास करना, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विविध सामग्रियों का प्रावधान करना। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें एक से कई ऑप्शंस है, तो दूसरा तो होगा कंफर्म। तीसरा है शिक्षक की गतिशीलता, यानी तत्परता पढ़ाई की। तो आप एक से अधिक इसमें पूछ रहे हैं ऑप्शंस में, तो पहला भी होगा शिक्षक की गतिशीलता। तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करें, नई नई अनुभव। तो बिल्कुल हम पियाजे का जो सिद्धांत पढ़ते उसमें बातें की कि नई नई चीज़ें जानकारी देना, उसको जो भी चीज़ें करने की क्रियाएं करने में आनंद आता है उसको प्रोत्साहन देना, तो तीसरा भी होगा। चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। देखो, आप सकारात्मक के ही प्रति न अपना दृष्टिकोण रखोगे, इसमें नकारात्मक पुनर्बलन जो है उस पर आप केंद्रित नहीं रह सकते हो, तो इसलिए चौथा नहीं होगा। इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, चौथा गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। आज का लास्ट प्रश्न है कि एक 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती। यानी नसीमा एक 5 वर्षीय बच्ची है जिसको लगता है कि अगर चिकनी मिट्टी के गोले को अगर हम दबाते हैं तो एक जो सांप का रूप होता है उसमें वो चिकनी मिट्टी परिवर्तित हो जाती है और वो बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो देखो, इसमें जो बात हो रही है वो एक सांप है और एक चिकनी मिट्टी है, तो इसमें का केंद्रीकरण की बात हो रही है। जिसका दृष्टिकोण है नसीमा का वो केंद्रीकृत की बात हो रही है। पहला जीववाद, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा केंद्रीयता, यानी वही हुआ सेंट्रलाइजेशंस का बात हो रहा है, सेंट्रलाइज व्यू जो है, अप्रोच है, उसकी बात हो रही है, तो ये होगा। तीसरा परिकल्पित निगमनात्मक और चौथा है समाजीकरण, तो इसमें समाजीकरण की बात हो नहीं रही। परिकल्पित का मतलब है कि कल्पना करना, ठीक है ना, वही एक कल्पना से ही इसका संदर्भ परिकल्पित निगमनात्मक, एग्जैक्ट मुझे इसका वर्ड नहीं अभी याद आ रहा है, अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका हो जाएगा दूसरा आंसर 15 का। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और आने वाले दिनों में भी जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने जो एग्ज़ाम में आने के चांसेज है, हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। हम बिल्कुल भी वैसे प्रश्नों को नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे और आपका समय बर्बाद हो। इसलिए आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए और एक्सप्लेनेशन वीडियो को समझिए कि प्रश्न हल कैसे होते हैं। अगर आपने समझ लिया कि प्रश्न कैसे हल होते हैं तो आपको एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगेगी और आप जब भी प्रैक्टिस सेट भी बनाओगे तो आप इजीली हर सब्जेक्ट में 20-22 करोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग यहीं पे इसको विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।